जब कभी भी आप सैटेलाइट वर्ड सुनते हो कि आज ये देश ये सैटेलाइट छोड़ रहा है, तो सैटेलाइट सुनते के साथ ही आपके दिमाग में आता होगा एक मशीनरी कॉम्प्लिकेटेड सी और उसमें ऐसे सोलर पैनल निकले हुए हैं। बट अगर मैं आपको बोलूं कि नासा ने 1960 में एक सैटेलाइट छोड़ा था जो कि राउंड था और वो मेटल बैलून था और उसमें कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, कोई इलेक्ट्रिकल कॉन्फ़िगरेशंस किसी भी तरीके की नहीं थी, वो केवल एक मेटल बैलून था, तो आप सुन के आप भी हैरान हो गए, यार ऐसा कैसे हो सकता है। तो हाँ दोस्तों, ये था एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सैटेलाइट जो 1960 के दौरान नासा ने छोड़ा था। और ये एक ही सैटेलाइट नहीं था, इसका नाम था एको। तो इन्होंने एको 1 भी छोड़ा था, एको 2 भी छोड़ा था। और ये सैटेलाइट आखिर काम क्या करता था, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानकारी हासिल करेंगे। मगर उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग। फिर हम शुरू करते हैं आज की ये सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो दोस्तों, समय था 1960 का। उस समय क्या होता था, उस समय अगर आपको एक देश से दूसरे देश कम्युनिकेशन करना है या फिर कुछ बात करनी है तो वो अंडर सी केबल्स के थ्रू हुआ करता था। और अंडर सी केबल से मेरा मतलब है कि उसमें वियर एंड टियर बहुत होता था और कई कई दिनों तक हो सकता था कि कम्युनिकेशन पूरा का पूरा ठप भी हो जाए। बट 1960 में नासा एक चीज ट्राई करने का सोचता है। वो कहता है कि यार, अगर हम एक रेडियो सिग्नल लें और अर्थ पे एक पॉइंट से मारें और ऊपर हमारा एक रिफ्लेक्टिव सैटेलाइट हो और वो रिफ्लेक्टिव सैटेलाइट उस सिग्नल को दूसरी जगह पे जहां पे हमारा एक रिसीवर हो वहां पे हम रिसीव कर ले, तो ये जो अंडर सी केबल्स और इन सब चीजों की मेंटेनेंस है और वायरलेस कम्युनिकेशन थ्रू सैटेलाइट हम लोग अचीव कर सकते हैं। मगर अगेन इस चीज में भी बहुत सारे चैलेंजेस थे। बहुत सारे तर्कवादी लोगों का कहना था यार ये चीज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता, बिकॉज हमारे अर्थ के ऊपर एक आयोनोस्फीयर की लेयर है और वो आयोनोस्फीयर की लेयर रेडियो सिग्नल्स को जाने ही नहीं देगा, उन्हें रोक देगा। तो इस चीज को ट्राई तक करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उस समय पे एक सैटेलाइट को छोड़ना एक बहुत $मिलियन का कॉस्ट इन्वॉल्व करता था। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इसका एक एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, हम अपने नेचुरल सैटेलाइट को यूज करके देखते हैं। तो उस समय पे उन्होंने यूज करा चांद का। उन्होंने यहां से रेडियो सिग्नल्स को अलाइन करा चांद की तरफ और टू देयर सरप्राइज ये चीज काम कर गई और यहां पे ये न्यू जर्सी से कैलिफोर्निया तक एक कम्युनिकेशन कर पाए यूजिंग मून एज अ नेचुरल सैटेलाइट। तो इन्होंने सिग्नल छोड़े मून की तरफ और मून से सिग्नल रिफ्लेक्ट बैक हुआ अर्थ की तरफ और अर्थ पे वो सिग्नल को कैप्चर करा गया। जब नासा ने मून से सिग्नल्स को रिफ्लेक्ट बैक करने का इस तरीके का एक एक्सपेरिमेंट करा तो उन्हें एक चीज तो क्लियर हो गई कि ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा, जब रिवर्स सिग्नल जो आएगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर और फोकस्ड होगा। इंस्टेड ऑफ कि एक छोटा ऑब्जेक्ट होगा, वो रिवर्स सिग्नल को बहुत ज्यादा फैला देगा जिसको हम कैप्चर नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा यार ये बॉल टाइप का, अगर हम एक रिफ्लेक्टिव बॉल टाइप का एक सैटेलाइट आसमान में छोड़ दें तो हम उसको यूज कर सकते हैं ग्लोबल कम्युनिकेशन के लिए। और यहाँ पे जन्म होता है इको 1 का। तो नासा के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि एको 1 को बहुत लाइट वेट बनाना है और इसी के साथ साथ सुपर ड्यूरेबल भी बनाना है, क्योंकि उसे इस्तेमाल में लाना है स्पेस में। तो वो यूज करते हैं माइलार प्लास्टिक का। और माइलार प्लास्टिक की जो वो शीट बनाते हैं उसकी थिकनेस होती है 1/10 ऑफ अ ह्यूमन हेयर। अब इसके ऊपर वो एक एल्यूमिनियम की कोटिंग भी करते हैं जिससे कि उसका जो टॉप सरफेस होता है वो बहुत शाइनी बन जाता है। और अब आता है नासा के सामने सबसे बड़ा सवाल कि इतने बड़े जाइंट सैटेलाइट को धरती से ही हवा में कैसे भेजा जाए। तो अब यहाँ पे एक चीज आती है कि हम उसे डिफ्लेट करके भेज सकते हैं। अब डिफ्लेट करके अगर हम भेजेंगे तो आसमान में जाके उसे इन्फ्लेट कैसे करेंगे। तो साइंटिस्ट यहाँ पे डिस्कवर करते हैं कि जब हम इस मेटल बॉल को अर्थ पे फुलाते हैं तो हमें 18 टन एयर का यूज करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे अर्थ का प्रेशर है जिसकी वजह से 18 टन एयर लगती है। बट अगर यही मेटल बॉल या फिर यही प्लास्टिक शीट वाली बॉल हम अगर स्पेस में फुलाएंगे तो हमारा महज कुछ किलोग्राम ऑफ एयर से काम बन जाएगा। तो यहाँ पे साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं बेंजोइक एसिड का। अब बेंजोइक एसिड के अंदर क्या चीज होती है, ये सॉलिड फॉर्म में रहता है और जैसे ये हीट के कांटेक्ट में आता है ये कन्वर्ट हो जाता है तुरंत गैस में। और साइंटिस्ट का मानना ये था कि जैसे ही ये स्पेस में जाएगा तो सन की हीट से ऑटोमेटिकली ये इन्फ्लेट हो जाएगा और ऐसा हुआ भी। तो जो एको 1 था उसको भेजा गया और बेंजोइक एसिड तुरंत जैसे ही सन की हीट के कांटेक्ट में आया वो इन्फ्लेट हो गया और वो सैटेलाइट पूरा का पूरा रेडी हो गया फॉर यूज इन द स्पेस। मगर चैलेंजेस अभी खत्म नहीं हुए थे। एक और नया चैलेंज साइंटिस्ट का वेट कर रहा था, जो उन्होंने पहले से ही सोच लिया था कि स्पेस के अंदर छोटे मीटियोरॉइड से कैसे बचाया जाएगा सैटेलाइट को।
तो जब भी एक छोटा मीटेओरॉइड सैटेलाइट को हिट करेगा तो ऑटोमेटिकली उस सैटेलाइट के अंदर छेद कर देगा। तो शेल्फ लाइफ उस सैटेलाइट की बढ़ाने के लिए साइंटिस्ट ने एक्स्ट्रा बेंजोइक एसिड के ट्यूब्स उसके अंदर रख दिए कि जब इनकी जरूरत होगी तो हम इससे इन्फ्लेट कर सके इस बैलून को। मगर यहाँ पे एक चीज अभी भी अनक्लियर है कि अगर बेंजोइक एसिड सन की गर्मी से ही एक्सपेंड सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा था तो उसको एक्स्ट्रा रखने से तो बैलून में एक्स्ट्रा प्रेशर बन गया होगा, और इस चीज का अभी तो मेरे को रिसर्च में आंसर नहीं मिला। अगर आपके दिमाग में कुछ हो तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हो। इसके बाद में आता है कि इस सैटेलाइट को आसमान में ट्रैक करना। 1960 में तकरीबन 10 साल या फिर एक डेकेड तक के लिए ये वाली जो सैटेलाइट थी आसमान में नाइट स्काई में ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट बन गई। और जब ये ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट थी तब तो इसको ट्रैक कर पाना बहुत आसान था, बट जब ये दिन के समय में होती थी आसमान में, उस समय पे नासा का एक ट्रैकिंग सिस्टम था जिसके थ्रू इस सैटेलाइट को ट्रैक किया जाता था मूवमेंट के लिए कि अब ये सैटेलाइट कहां है, जिससे कि कम्युनिकेशन हो सके। मगर मीटियोरॉइड्स और ट्रैकिंग की दिक्कत दोनों ही चीजें साइंटिस्ट ने एको 2 में सॉल्व कर ली। जो इन्होंने एको 1 बनाया था वो बनाया था 30 मीटर बड़ा, और इन्होंने जब एको 2 बनाया वो बनाया इन्होंने 40 मीटर बड़ा, और इन्होंने इसके अंदर एक पल्स बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम भी डाल दिया जिससे कि वो सिग्नल्स भेजता था और साइंटिस्ट इसको इजीली ट्रैक कर पाते थे। और इसी के साथ साथ मीटियोरॉइड स्ट्राइक से बचाने के लिए इन्होंने उस प्लास्टिक शीट के दोनों साइड में एल्यूमिनियम फॉइल की रैपिंग कर दी। तो जैसे ही एयर का प्रेशर बनता था तो एल्यूमिनियम फॉइल और ज्यादा हार्डन कर देता था सरफेस को, जिससे कि स्मॉल मीटियोरॉइड की जो स्ट्राइक होती थी इस सैटेलाइट पे वो ऑटोमेटिकली रुक जाती थी, कम हो जाती थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जब ये सैटेलाइट आसमान में था और सोवियत यूनियन और यूएसए के बीच में सैटेलाइट के साथ में कई बारी कम्युनिकेशन भी करा गया। 1960 से पहले स्टार ट्रायंगुलेशन से किसी भी जगह का एक पॉइंट से अर्थ पे दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस निकाला जाता था, जो कई बारी 100 किलोमीटर तक ऑफ हो सकता था, एक्यूरेट नहीं होता था। तो जब ये सैटेलाइट बना, इस सैटेलाइट से मैप्स को भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट मिली। वो किस तरीके से मैं आपको समझाता हूं। जब ये सैटेलाइट आसमान में था तो 2 जगहों से अर्थ पे 2 पॉइंट से इस पे सिग्नल छोड़ा जाता था, और वो सिग्नल कितनी देर में रिफ्लेक्ट बैक होकर आया उससे डिस्टेंस पता लग जाता था सैटेलाइट का फ्रॉम दैट पॉइंट। तो जब 2 पॉइंट से आपको उस सैटेलाइट का डिस्टेंस पता लग गया और उसी के बाद में उसकी पोजीशनिंग से एंगल भी जान लिया जाता था कि ये कितने एंगल पे है, तो साइंटिस्ट एक ट्रायंगल फॉर्म करने में कामयाब हो गए। तो जिससे कि आपको पता होगा कि आपने भी ये क्लासेस में पढ़ा होगा क्लास 10th में कि जब हमें ट्रायंगल की 2 साइड पता होती है तो हम तीसरी साइड ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से साइंटिस्ट 2 पॉइंट्स ऑफ अर्थ की कैलकुलेशन को एक्यूरेटली सेटअप कर पाए, और इसी के साथ में हमारी कैलकुलेशन 10 गुना ज्यादा एक्यूरेट हो गई अर्थ में फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी डिस्टेंस बताने के लिए। और इसी के साथ इस सैटेलाइट ने साइंटिस्ट को बहुत सारी चीजें समझाई, क्योंकि तब नासा का भी एक शुरुआती दौर ही था। तो साइंटिस्ट को डाउट था कि एटमॉस्फेरिक ड्रैग कहीं सैटेलाइट को वापस अर्थ की तरफ ना अट्रैक्ट कर ले, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक्चुअल में वो जान के हैरान थे कि जब सोलर फ्लेयर चलता था वो उस सैटेलाइट को अर्थ की तरफ पुश कर रहा था, और इसके अलावा अर्थ का ऐसा कोई ड्रैग उस सैटेलाइट पे नहीं महसूस हुआ। तो ये वाली जो सैटेलाइट है ये नासा की हिस्ट्री का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है, और इसने स्पेस के बारे में साइंटिस्ट को बहुत कुछ बताया। मगर यही नहीं दोस्तों, यूनिवर्स इतना बड़ा है कि प्रोफेसर ड्रेक ने तो ये एक्सप्लेनेशन दिया है कि 100 मिलियन से ज्यादा सिविलाइजेशंस हमारे इस यूनिवर्स में केवल मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर ही हो सकती हैं। हमने इस पे एक डिटेल में वीडियो बनाया, अगर आपने वो वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उस वाले वीडियो के हाइलाइट्स ये रहे। तारीख थी 26 जुलाई 2023। मिस्टर डेविड ग्राउच, जो कि फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर है यूएस पेंटागन के, जैसे डिफेंस होता है वैसे ही पेंटागन है यूएस डिफेंस के फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर, वो एक बयान देते हैं हाउस कमिटी को अंडर ओथ, और वो उस बयान में ना कुछ हैरान कर देने वाली बातें बताते हैं।